क्या आपको लगता है कि पड़ोसी के साइड की घास ज्यादा हरी होती है? क्या आपको लगता है कि 4 साइड्स 6 साइड से बेहतर है? क्या आपको लगता है कि डैडी विंस आपको मम्मी डिक्सी और अंकल जेफ से ज्यादा प्यार करेंगे? अगर आपको ये सब लगता है तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि पड़ोसी के घर की घास ज्यादा हरी हो। 6 साइड्स सही में ज्यादा बेहतर होती है, और अगर उन्हें लगता है कि उनके बिजनेस को ये मदद करेगा तो डैडी विंस आपको कल ही एडॉप्शन के लिए दे देते। बहुत रेसलर्स ने TNA और इम्पैक्ट से WWE में आने की कोशिश करी, कुछ कामयाब हुए और कुछ ब्रेड एंड वॉकर निकले। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से, और मैं आपको पागल करने वाला हूं। अरे मेरा मतलब था कि ये है 10 TNA स्टार्स जो WWE में फ्लॉप कर गए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, फ्रैंकी कजेरियन। फ्रैंकी द फ्यूचर कजेरियन WWE के रडार पर कुछ समय से थे, क्योंकि वो कैलिफोर्निया के अनऑफिशियल ट्रेनिंग सेंटर UPW से आए थे, और ये जगह वही जगह थी जहां से जॉन सीना भी आए थे। इसके साथ साथ वो कभी कभी डार्क और ट्राई आउट मैचेस भी खेल लिया करते थे। उन्हें हालांकि अपना बड़ा ब्रेक मिला TNA में, जहां वो प्रमोशन के शुरुआती दिनों में एक एक्स डिवीजन स्टार बन चुके थे। लेकिन 2005 की फरवरी तक कजेरियन प्लेनेट जेरेट पर अपने हालात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया, जो कि वो लीगली कर भी सकते थे, क्योंकि कुछ महीने पहले ही उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कर गया था। पहले उन्होंने WWE के साथ एक डेवलपमेंटल ऑफर लिया, लेकिन उन्हें स्मैकडाउन पर एक स्टार डेट मिलने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय क्रूजरवेट डिवीजन काफी लो प्रायोरिटी पर था, और उसके बाद जब उन्हें उठाकर वीकेंड शो वेलोसिटी में भेज दिया गया तो इस बात पर किसी को भी हैरानी नहीं हुई। अंत में फ्रैंकी के बस 4 टेलीवाइज्ड मैचेस हुए, जिसमें उनका सामना हुआ नंजियोस, स्कॉटी टू हॉटी, फुनाकी और पॉल लंडन से, और वो ये चारों ही मैचेस आसानी से जीत गए। फ्रैंकी को तो पहले से ही ऐसा लग रहा था कि उनकी काबिलियत को सही तरह से नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद जब पुराने एक्स डिवीजन चैंपियन को बोला गया कि वो अपने बाल काट लें, तब उनके लिए पानी सर के ऊपर चला गया, और शायद उन्हें फायर कर दिया गया, या उन्होंने खुद ही WWE को छोड़ दिया। नंबर 9, चेल्सी ग्रीन। चेल्सी ग्रीन की WWE में कहानी खराब किस्मत होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लॉरेल वैन नेस के तौर पर TNA में अपनी धाक जमाने के बाद पुरानी नॉकआउट्स चैंपियन ने खुशी खुशी अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर हो जाने दिया, इस भरोसे में कि WWE तुरंत ही उन्हें ले लेगा, और हुआ भी ऐसा ही। WWE ने उनके सफल ट्राई आउट के बाद ही उन्हें ले लिया, लेकिन उसके साथ शुरू से ही खराब चीजें होना शुरू हो गई थी, और उनके टेलीवाइज्ड NXT डेब्यूट मैच में ही ग्रीन की कलाई पर चोट लग गई। वो ठीक हुई, उन्हें रॉ पर एक कैमियो भी मिला, लेकिन वो वहाँ शार्लेट फ्लेयर से हार गयी, और फिर वो कुछ समय तक NXT में ही रही। उनको वैसे तो फिर से रॉ में जाना था, लेकिन वो भी तब कैंसिल हो गया जब पॉल हीमैन को उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद से हटा दिया गया। प्लान से 7 महीने देरी से ही सही, लेकिन ग्रीन आखिरकार स्मैकडाउन में आ गई। लेकिन बदकिस्मती से इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया, और ग्रीन को फिर से कलाई में चोट लग गई, जिसकी वजह से उन्हें एक ऐसे मैच को छोड़कर जाना पड़ा जिसे वो जीतने वाली थी, और इससे उस समय चल रही ब्लू ब्रांड की विमेंस सर्वाइवर सीरीज टीम में भी जगह मिल जाती। एक नए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद और एक कमबैक की तैयारी करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि चेल्सी को रिलीज कर दिया गया। नंबर 8, लैंस होइट। लगभग 7 फीट की हाइट, 260 पाउंड्स का वजन और बालों से भरा एक सर, इससे ज्यादा WWE को क्या चाहिए। जब से वो 2004 में TNA में किड कैश के बॉडीगार्ड और टैग पार्टनर डलास बनकर आए थे, तब से ही लैंस होइट काफी बेहतरीन फॉर्म में थे। 2009 में TNA से रिलीज होने के कुछ महीने बाद ही होइट ने एक WWE डेवलपमेंटल डील साइन किया, और वो फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में चले गए। वहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद लैंस ने ECW में बतौर वैंस आर्कर डेब्यूट किया, और अब उनके बाल और दाढ़ी दोनों ही छोटे हो गए थे, और उनका रिंग गियर भी बदल गया था। उन्हें शुरू में एक खतरनाक मॉन्स्टर विलन के रूप में लाया गया, और उन्हें एक अच्छी विनिंग स्ट्रीक भी दी गई, लेकिन थोड़े समय बाद में ही वो भीड़ में जैसे कहीं खो से गए, और इस बात को और बुरा बनाया जब ECW को बंद कर दिया गया नए शो NXT की जगह बनाने के लिए। वो कुछ समय बाद स्मैकडाउन पर कर्ट हॉकिंस के साथ एक टीम में नजर आए, लेकिन द गेट क्रैशर्स ने अपना ज्यादा समय सुपरस्टार्स में बिताया, और जो भी मैच खेले उसे वो हार गए। उनका वन साइडेड हैंडीकैप मैच जिसमें वो बिग शो से हार गए, वो ही उन्हें ये बताने के लिए काफी होना चाहिए था कि एक टीम के रूप में दोनों के सफल होने की कितनी उम्मीद है। और जब कुछ महीनों बाद आर्चर का नाम मास रिलीजेस की लिस्ट में आया, तो इससे किसी को भी हैरानी नहीं हुई। नंबर 7, ऑसम कॉन्ग। ऑसम कॉन्ग ने अपने नाम को पूरी तरह सार्थक करते हुए जापान और TNA में 2000 के दशक के मध्य और आखिरी में बिल्कुल आग लगा दी। नॉकआउट्स डिवीजन में अपना दबदबा बनाते समय कॉन्ग के गेल किम के साथ कुछ ऐसे बेहतरीन मैचेस हुए जिसने विमेंस रेसलिंग को TNA में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया। लेकिन 2 बार की नॉकआउट्स चैंपियन और 1 बार की नॉकआउट टैग टीम चैंपियन ने 2010 में एक लोकल डीजे बबा द लव स्पंज के साथ हुए एक बैक स्टेज इंसिडेंट की वजह से खराब टर्म्स पर कंपनी को छोड़ दिया। उनके नुकसान से लेकिन WWE को फायदा हुआ, और कुछ ही महीनों में विंस ने कॉन्ग को साइन कर लिया। काफी हाइप के बाद कर्मा ने 2011 के एक्सट्रीम रूल्स पे पर व्यू में
अपना डेब्यू किया मिशेल मैकुल पे हमला करके। वो अगले कुछ हफ्तों तक ऐसे ही अटैक्स करती रहीं और फिर अचानक से सबको ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो काफी महीनों बाद वापस आई और एक मिसकैरेज के कुछ हफ्तों बाद ही कर्मा ने अपने इकलौते WWE मैच में रेसल किया। ये मैच 2012 के रॉयल रंबल में हुआ था, जहां कर्मा ने माइकल कोल और ह्यू निको को एलिमिनेट कर दिया था। कुछ महीने बाद ही उन्हें रिलीज कर दिया गया और अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि WWE उनके वेट और उनकी फिजिकल कंडीशनिंग से नाखुश था। नंबर 6 EC3। EC3 उस दुर्लभ श्रेणी में आते हैं जो WWE में शुरुआत में नाकाम रहे हों, लेकिन TNA में जाकर उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट करके इतना अच्छा काम किया कि WWE की उनके पास वापस कॉल आ गई। डेरिक बेटमैन के रूप में उन्होंने डेवलपमेंटल में 2009 से 2013 तक मेहनत करी और इसमें उनकी कुछ बहुत ही आम से मैचेस भी शामिल हैं, जो कि NXT द गेम शो और NXT फुल फैट्स में हुए। अपनी रिलीज के 6 महीने बाद ही वो TNA में स्टोरी के हिसाब से डिक्सी कार्टर के भांजे ईथन कार्टर द थर्ड के रूप में आए और अगले 5 साल में EC3 ने TNA में नई ऊंचाइयां हासिल करी और 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बन के खुद को प्रमोशन के बड़े सितारों में शामिल कर लिया। मगर जब सबको लगने लगा कि इम्पैक्ट रेसलिंग अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है, EC3 NXT में एक नए नाम के साथ वापस आए। द ब्लैक और गोल्ड क्रू के साथ बिताए गए 1 साल से थोड़ा कम समय में कार्टर लगभग सबसे ही हारते गए और एक कंकशन की वजह से उनका कॉल अप थोड़ी देरी से आया। जब वो आखिरकार मेन रोस्टर पर पहुंचे तो वो सरप्राइजिंग तरीके से डीन एम्ब्रोस से अपना पहला मैच जीत गए, लेकिन वो रीमैच में हार गए और उसके बाद काफी महीनों तक वो लगभग सबसे ही हारते रहे और वो भी ज्यादातर सेकंड ग्रेड शो मेन इवेंट पे। एक और कंकशन ने उनको वापस ब्रेक लेने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद उन्हें रिलीज ही कर दिया गया। मगर आखिरकार अब वो जहाँ भी हैं अच्छा ही कर रहे हैं। नंबर 5 लोकी। 2008 के पहले भाग में WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक लोकी एक 10 साल पुराने मंजे हुए रेसलर बन चुके थे। उनकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर्स में होने लगी थी। जापान में उनके काम के बाद और रिंग ऑफ ऑनर और PWG जैसे ग्रुप में काम की वजह से भी द वर्ल्ड वॉरियर को सबसे ज्यादा जाना जाता है TNA में अपने काम के लिए, जहां वो एक एक्स डिवीजन और टैग टीम चैंपियन थे। उनका WWE करियर को डेवलपमेंटल में एक काफी धीमी शुरुआत मिली क्योंकि उन्हें एक काफी गंभीर चोट लगी थी, पर जैसे ही वो ठीक हुए उन्हें NXT द गेम शो के दूसरे सीजन के लिए एक कंटेस्टेंट के रूप में अनाउंस कर दिया गया। ले कूल उनकी मेंटर बनी और अपने नए नाम कवल के साथ वो कंपटीशन जीत गईं और जीते भी तो ब्रे वाइट, कर्टिस एक्सेल और टाइटस ओनील जैसे बड़े नामों को हराकर। लेकिन स्मैकडाउन पर कवल की कहानी जीत की बिल्कुल नहीं थी। उन्हें ड्रू मैकिंटायर से लेके चावो गुरेरो तक किसी से जल्द ही हार मिल जाती थी और वो ब्लू ब्रांड की ब्रैगिंग राइट्स टीम पर अपना स्थान जीतने के बाद उसे भी टायलर रेक्स को हार गए। इसके बाद उन्हें डॉल्फ ज़िगलर से एक मैच जीतने में 2 महीने लगे, लेकिन उनका इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल वाला रीमैच बहुत ही खराब था और उसके बाद 1 महीने बाद ही उन्हें रिलीज कर दिया गया। नंबर 4 किलर क्रॉस। किलर क्रॉस ने कभी भी TNA या इम्पैक्ट में एक टाइटल नहीं जीता था और ना ही उनका ऐसा कोई पल या मैच था जिसके लिए फैंस उनके 18 महीने के सफर या उन्हें याद रखते। लेकिन उन्हें देख रहे हर इंसान को ये पता था कि उनमें हुनर कूट कूट कर भरा हुआ है और अगर चीजें अलग होती तो वो वहाँ के कुछ सबसे बड़े सितारों में से एक होते। तब फिर इस बात से किसी को भी हैरत नहीं हुई जब WWE ने ये घोषणा करी कि वो क्रॉस को साइन कर रहे हैं और उन्हें एक नया नाम कैरियन दे रहे हैं। ये उनके इम्पैक्ट से रिलीज के कुछ महीनों बाद ही हुआ था। अगर हम केवल कैरियन के स्कारलेट बॉर्डियक्स के साथ NXT में किए गए काम की बात करें, जहां क्रॉस 2 बार के NXT चैंपियन थे, तो ये शायद कहानी इतनी बड़ी फ्लॉप नहीं लगती। लेकिन अगर इसे अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करें तो रॉ पर कैरियन का समय केवल एक डिजास्टर जैसा ही था। जब उनका डेब्यूट हुआ था तब उनके पास उनका NXT टाइटल तो था, लेकिन स्कारलेट नहीं, और उसके ऊपर से वो 2 मिनट से कम समय में जेफ हार्डी से हार गए, जो कि खुद भी काफी अच्छे फॉर्म में नहीं थे। इसके बाद उनके साथ खराब चीजें होती ही गयी, जिसमें से एक था क्रॉस को एक गिम्स हेलमेट और स्टडेड सस्पेंडर्स दिए जाना। हार्डी, कीथली, रिकोशेट, अम्बर्टो कैरिलो और जैक्सन राइकर के ऊपर मिली जीत भी उनके खराब रन को बचा नहीं सकी और जल्द ही पहले किलर के नाम से जाने वाले क्रॉस को उनके मेन रोस्टर डेब्यूट के कुछ महीनों बाद ही WWE से विदा कर दिया था। नंबर 3 ऑस्टिन एरिस। सच कहूँ तो मैं ऑस्टिन एरिस का ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ, तो मैं इस वाले को छोटा ही रखूंगा। एकदम जैसे ऑस्टिन एरिस है, एकदम बंदर की तरह लगता है ये बंदा। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि A-डबल जब चाहते थे तब वो रिंग में काफी ही प्रतिभाशाली होते थे और उन्होंने रिंग ऑफ ऑनर और TNA को कुछ काफी ही बेहतरीन मैचेस भी दिए हैं। इसके साथ साथ वो TNA के ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी थे। जब वो उस ऑरलैंडो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे तब वो एक छोटे तालाब में एक बड़ी मछली की तरह नजर आने लगे थे।
और मुझे ये बहुत ही मजेदार लगा क्योंकि वो खुद इतने छोटे थे कि वो किसी भी तालाब में एक छोटी ही मछली लगते। मगर अब जो है वो है। ऑस्टिन को WWE ने 2010 के NXT इंडी डार्लिंग के बूम के समय हायर कर लिया और उनके यूजुअल सस्पेक्ट्स के साथ कुछ अच्छे मैचेस भी हुए, जिसके बाद वो मेन में 205 लाइव गैंग के मेंबर बनकर आए। क्रूजरवेट चैंपियन नेविल के साथ उनके फ्यूड से कुछ बहुत ही बेहतरीन मैचेस निकले, पर इससे ज्यादा अच्छा उनके साथ कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जैसे ही वो खत्म हुआ उसके तुरंत बाद ही उन्हें इन खबरों के बीच की राइटिंग स्टाफ उन्हें पसंद नहीं करते हैं। ऑस्टिन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया उनके छोटे कद और हल्के शरीर की वजह से। तो खैर छोड़ो। नंबर 2, मॉन्टी ब्राउन। मॉन्टी ब्राउन के पास लगभग सब कुछ ही था। एक प्रो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, एक सुपर बाउल पेडिग्री, एक बहुत ही लुभावना चेहरा, एक बेहतरीन बॉडी और तो और उनकी छोटी उंगली में इतना कैरिस्मा था जितने रेसलर्स के पूरे शरीर में नहीं होता है। दी अल्फा मेल के नाम से जाने जाने वाले मॉन्टी TNA के लिए एक बहुत बड़े सितारे थे, लेकिन कार्टर की उस ऑर्गेनाइजेशन ने कभी भी उनके ऊपर उतना भरोसा नहीं दिखाया और कभी भी उन्हें द गाय के रूप में आगे नहीं बढ़ाया। इसी वजह से उनके कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो WWE चले गए अपने नए नाम मार्कस कॉर्वॉन के साथ, जो कि एक काफी ही खराब नाम था। मॉन्टी को लगभग खत्म होते हुए ECW ब्रांड में भेज दिया गया। वहाँ उनके साथ काफी सारे नए रेसलर्स भी थे, जिसका ECW ओरिजिनल से पंगा चल रहा था। ब्राउन जल्द ही रोस्टर पर एक आम आदमी बन के गए, जो कि ज्यादातर टैग्स और मल्टी मैन मैचेस खेलता था। अपने WWE के सफर के 6 महीने बाद और CM पंक से एक ECW टाइटल टूर्नामेंट सेमीफाइनल मैच हार जाने के बाद मॉन्टी अचानक से कुछ पर्सनल कारणों से गायब हो गए। दी अल्फा मेल कभी दोबारा ना WWE में वापस आए और ना ही रेसलिंग में, और सेरेंगेटी जाके रिटायर हो गए। मुझे हर दिन उनकी याद आती है। नंबर 1, क्रिस हैरिस। नॉक नॉक, कौन है? अरे ये तो TNA स्टार क्रिस हैरिस है, एक खराब से सिंगलेट और एक अजीब सी वाइब के साथ। द वाइल्ड कैट की कहानी सही में TNA की अपनी एक सफलता की कहानी थी। उन्होंने जेम्स टॉम के साथ अमेरिका की मोस्ट वांटेड टैग टीम में शोहरत की ऊंचाइयां छुई थी। टीम के स्प्लिट होने और दोनों के झगड़े के खत्म होने के बाद हैरिस को ऐसा लगता था कि वो अकेले WWE में ज्यादा सफलता पाएंगे। उनका विश्वास गलत था। उनके कपड़े और उनका लुक बदल दिया गया और खुद उनकी माने तो उनसे उनके काफी सिग्नेचर मूव्स ही छीन लिए गए। पुराने TNA टैग टीम चैंपियन ECW में आए और उनका बैक स्टेज प्री टेप WWE के कुछ सबसे चीजी टिप्स में से एक था। अरमांडो एस्ट्राडा और जेम्स कर्टिस के ऊपर काफी मामूली जीत हासिल करने के बाद WWE ने हैरिस को रिलीज करने के अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। टीवी पर आने के 1 महीने बाद ही WWE ऑफिशियल्स का उनसे भरोसा उठ गया और वो ये कहने लगे कि क्रिस में कॉन्फिडेंस की कमी थी, और साथ ही साथ ये भी कहते थे कि उन्होंने TNA में जो किया उसके बाद उन्हें अपनी क्षमताओं पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। अब आप खुद ही समझ लीजिए।